हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मानव जनन। और मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसके लिए पहला बिंदु हम डिस्कस कर रहे थे वो है प्रजनन तंत्र। पिछली क्लासों में बच्चों हमने मानव नर प्रजनन तंत्र को पढ़ा और स्त्री प्रजनन तंत्र को हम पढ़ रहे थे। बच्चों, मानव में स्त्री प्रजनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में स्थित रहता है, जो विभिन्न संरचनाओं से मिलकर बना होता है। प्राथमिक जननांग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनियां, एक यूट्रस, ये तीनों चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्त्री प्रजनन तंत्र का अगला भाग, जो है वेजाइना, योनि। ये हमें पढ़ना है बच्चों। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक वेजाइना, योनि। बच्चों, वेजाइना स्त्रियों का मैथुनी अंग होती है। जिस प्रकार नर जंतुओं में पेनिसिशन मैथुनी अंग होता है, वैसे ही वेजाइना जो है बच्चों, ये स्त्रियों का मैथुनी अंग होती है। मैथुन क्रिया प्रदर्शित करने वाला अंग होती है वेजाइना। बच्चों, वेजाइना एक नलिकाकार संरचना है, जो कि गर्भाशय के निचले सकरे भाग, गर्भाशय गिरवा से जुड़ी रहती है। वेजाइना की भित्ति एक विशेष प्रकार के ऊतक से बनी होती है, जिसका नाम है अकेरेटिनीकृत स्तरित शल्क की उपकला। इस ऊतक से बनी होती है बच्चों वेजाइना की भित्ति। वेजाइना की जो दीवार होती है, जो भित्ति होती है, वो विशेष प्रकार के ऊतक से बनी होती है, जिसका नाम है अकेरेटिनीकृत स्तरित शल्क की उपकला। इस ऊतक का जो डिटेल से विवरण है बच्चों, वो हम ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ये ऐसा उपकला है जिसमें अनेक परतें हैं। स्तरित का मतलब बहुस्तरीय है। स्तरित का मतलब कैसा है? ये बहुस्तरीय। इस प्रकार से कोशिकाओं की अनेक परतें हैं। ऐसे अनेक परतें हैं कोशिकाओं की। और सबसे बाहर की परत की कोशिकाएं कैसी हैं? शल्क के समान चपटी हैं, इसलिए कहा स्तरित शल्की। एक पॉइंट है बच्चों, अकेरेटिनीकृत। ये ऐसा उपकला है जिसमें बाहर की जो सल्की कोशिकाएं हैं, उनमें केरेटिन प्रोटीन डिपॉजिट नहीं रहती है। इस कारण से कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो केरेटिन प्रोटीन इन कोशिकाओं के अंदर डिपॉजिट नहीं होता, इसलिए कहा गया है अकेरेटिनीकृत। तो बच्चों, वेजाइना का जो आंतरिक स्तर है, भित्ति का आंतरिक स्तर है, वो अकेरेटिनीकृत स्तरित शल्क की उपकला से बना होता है। वैसे तो बच्चों, वेजाइना की जो भित्ति है वो ग्रंथि रहित होती है। ग्रंथि रहित, इसका मतलब ये है कि वेजाइना की भित्ति में ग्रंथियां, ग्लैंड्स अनुपस्थित होती हैं। वेजाइना की भित्ति में जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। लेकिन बच्चों, वेजाइना की जो भित्ति की सेल्स होती हैं, भित्ति की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर ग्लाइकोजन का संचय पाया जाता है। वैसे तो वेजाइना की भित्ति में कोई ग्रंथियां नहीं होती हैं, भित्ति ग्रंथि रहित होती है, ग्लैंड एब्सेंट होती हैं,
लेकिन फिर भी वेजाइना की भित्ति की कोशिकाओं में किसका भंडारण होता है बच्चों? ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन वैसे जंतुओं का संचित भोजन है जो मुख्य रूप से यकृत और पेशियों में संचित रहता है, लेकिन स्त्रियों में यह वेजाइना में भी पाया जाता है। इसका क्या उपयोगिता अभी अपन आगे पढ़ते हैं बच्चों। वेजाइना में एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैसिलस। तो बच्चों वेजाइना में LAB जीवाणु उपस्थित रहता है। LAB जीवाणु वेजाइना में पाया जाता है। LAB कौन सा जीवाणु है बच्चों? लैक्टो एसिड बैसिलस। ये जीवाणु वेजाइना में हमेशा उपस्थित रहता है। आखिर करता क्या है बच्चों ये जीवाणु? ये किण्वन क्रिया करता है। किसका? ग्लाइकोजन का। अभी मैंने कहा था आपको कि वेजाइना की भित्ति की कोशिकाएं ग्लाइकोजन का भंडारण करती हैं और इस ग्लाइकोजन का ये LAB जीवाणु करता है बच्चों किण्वन, फर्मेंटेशन, मतलब अवायवीय श्वसन। ग्लाइकोजन से पहले ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज का होगा अवायवीय श्वसन, और LAB ग्लाइकोजन के अवायवीय श्वसन से बनाता है यहाँ पर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। इस जीवाणु के कारण बच्चों वेजाइना के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या काम करता है ये लैक्टिक अम्ल? ये लैक्टिक अम्ल वेजाइना में उपस्थित श्लेष्मा को अम्लीय कर देता है। वेजाइना के अंदर बच्चों श्लेष्मा पाया जाता है, लेकिन इस श्लेष्मा का निर्माण खुद वेजाइना नहीं करती है बच्चों, ये गर्भाशय से बनता है। वेजाइना की खुद की भित्ति तो ग्रंथि रहित होती है, वेजाइना में तो कोई ग्रंथियां नहीं होती, इसलिए वेजाइना में श्लेष्मा का निर्माण नहीं होता। लेकिन वेजाइना डायरेक्टली गर्भाशय से जुड़ी रहती है, तो गर्भाशय की भित्ति जो ग्रंथिल बताई थी मैंने, वहां से श्लेष्मा बनकर वेजाइना में आता है। इस कारण से वेजाइना हमेशा नम बनी रहती है और वहां जीवाणु संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तो वेजाइना को संक्रमण से बचाने के लिए इस प्रकार की मैकेनिज्म होती है। क्या मैकेनिज्म है? कि वेजाइना की कोशिकाओं के अंदर ग्लाइकोजन है, वेजाइना के अंदर LAB जीवाणु है, ये LAB जीवाणु ग्लाइकोजन का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाएगा। इस लैक्टिक अम्ल के कारण वेजाइना में उपस्थित श्लेष्मा अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और वो अम्लीय माध्यम अन्य हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इस प्रकार ये जो मैकेनिज्म है ये वेजाइना को अन्य जीवाणु से सुरक्षा देने के लिए होती है। एक लास्ट पॉइंट बच्चों कि वेजाइना इस प्रकार से एक पेश या नलिकाकार संरचना बताई है मैंने। वेजाइना छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है जिसको हम कहते हैं योनि द्वार, योनि द्वार। और ये योनि द्वार एक पतली झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से बंद रहता है बच्चों, जिसको हम नाम देते हैं हाइमन, और इस हाइमन को हम अभी आगे पढ़ेंगे बाह्य जननांगों के रूप में। तो इस प्रकार बच्चों ये था स्त्री प्रजनन तंत्र में वेजाइना योनि। वेजाइना जिसे हम स्त्रियों का मैथुन अंग कहते हैं, जो मैथुन क्रिया प्रदर्शित करता है, नलिकाकार संरचना है, भित्ति एक्रिटिनिकृत स्त्रीत शल्य की उपकला से बनी होती है, लेकिन भित्ति में ग्रंथियां नहीं पाई जाती। फिर भी इसकी भित्ति की कोशिकाएं ग्लाइकोजन का संचय करती हैं। इस ग्लाइकोजन का LAB जीवाणु किण्वन करके लैक्टिक एसिड बनाता है जो वेजाइना को, श्लेष्मा को अम्लीय बनाकर संक्रमण से सुरक्षा देता है। तो ये थी बच्चों वेजाइना। बच्चों पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपके साथ आई कांटेक्ट कम रखा है, मैं स्क्रीन के सामने कम देखता हूं। उसका कारण है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है रिकॉर्डिंग में, इसलिए जब भी मैं सामने की तरफ देखता हूं तो बोर्ड पर जो लिखा हुआ होता है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और आपको कुछ नहीं दिखेगा क्या लिखा हुआ है। आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो ध्यान से।
आपको दिख रहा है क्या बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ? मुझे लगता है नहीं दिख रहा होगा। इसलिए इस चीज़ को कम करने के लिए मैं आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट थोड़ा सा कम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा पूरा ध्यान बोर्ड पर ही रहे और इसी डायरेक्शन में मैं देखता हूँ। सामने देखते ही ये वाले जो लिखा हुआ मटेरियल है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है, तो आपकी नज़र नहीं पड़ती है। तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी देखो आपको बिल्कुल ध्यान से दिख रहा होगा सभी मैटर बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मैं इस प्रकार से सामने आपके साथ आई कांटेक्ट करूंगा तो बिल्कुल साफ हो गया होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आई कांटेक्ट कम करता हूं। बाकी हर चीज़ मैं ढंग से समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। स्त्री प्रजनन तंत्र का जो अगला बिंदु हमें पढ़ना है बच्चों, वो है स्त्रियों की बाह्य जननेंद्रिय। स्त्रियों की बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। स्त्रियों की बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। बच्चों, स्त्रियों की जो बाह्य जननेंद्रिय होती है उसे सम्मिलित रूप से हम एक नाम देते हैं, वो है भग वल्वा। स्त्रियों की बाह्य जननेंद्रिय को, जो बाह्य जननांग है, पुरुष में तो केवल एक ही होता है बच्चों, शीर्ष्ण। स्त्रियों में एक से अधिक संरचनाएं हैं जो बाह्य जननेंद्रिय कहलाती हैं, उनको हम सम्मिलित रूप से नाम देते हैं भग या वल्वा। और इस भग में निम्न संरचनाएं हम शामिल करते हैं। भग में जो संरचनाएं शामिल की जाती हैं उसमें बच्चों नंबर 1 हम कह सकते हैं जघन शैल, नंबर 2 वृहत बगोष्ठ, नंबर 3 लघु बगोष्ठ, नंबर 4 क्लाइटोरिस और नंबर 5 हाइमन। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी संरचनाएं स्त्री प्रजनन तंत्र की बाह्य जननेंद्रिय हैं। तो ये 5 होती हैं बच्चों, जघन शैल, वृहत बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ, क्लाइटोरिस और हाइमन। ये तो मुख्य जननांग है, मुख्य अंग है प्रजनन तंत्र के। अंडाशय, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, बाह्य जननेंद्रिय। और बाह्य जननेंद्रियों में हम इन संरचनाओं को शामिल करते हैं जिनका 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं जघन शैल। जघन शैल, मोन्स प्यूबिस। जघन शैल, मोन्स प्यूबिस। क्या होता है बच्चों मोन्स प्यूबिस? ये श्रोणी मेखला की जो प्यूबिस अस्थि होती है, श्रोणी क्षेत्र में श्रोणी मेखला एक कंकाल है और श्रोणी मेखला के कंकाल की एक अस्थि है प्यूबिस अस्थि, उसके ऊपर एक उभरा हुआ भाग है। तो एग्जैक्ट क्या स्थिति है बच्चों इसकी? ये श्रोणी मेखला की प्यूबिस अस्थि के ऊपर
स्थित भाग है। श्रोणि मेखला की प्यूबिस अस्थि के ऊपर स्थित भाग है। और बच्चों ये वसीय ऊतक से बना होता है। वसीय ऊतक से निर्मित होने के कारण ये भाग बच्चों उभरा हुआ होता है। श्रोणि मेखला की प्यूबिस अस्थि के ऊपर है और चूंकि इसका निर्माण वसीय ऊतक से होता है इसलिए ये उभरा हुआ होता है। और इस जघन शैल मॉन्स प्यूबिस की जो त्वचा होती है वो किशोरावस्था आने पर रोम युक्त हो जाती है। इसकी जो त्वचा है बच्चों वो किशोरावस्था आने पर रोम युक्त हो जाती है। किशोरावस्था जब शुरू होती है तो जघन शैल की त्वचा पर रोम निकल जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है बच्चों बाह्य जननेंद्रिय में जघन शैल मॉन्स प्यूबिस। बाकी जो संरचनाएं हैं वृहद बगोस्ट, लघु बगोस्ट, क्लाइटोरिस, हाइमन, ये सब इसके नीचे की ओर होते हैं। ये ऊपर की ओर स्थित भाग है, बाकी सब चीजें इसके नीचे की ओर होती हैं। तो इसके बाद हम बच्चों दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वो है वृहद बगोस्ट। मैं एक बार वापस नाम लिख देता हूँ बाह्य जननेंद्रिय के, ताकि आपको ध्यान रहे हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें इसमें पढ़ना होता है जघन शैल, जिसको अभी हम पढ़ चुके हैं, मॉन्स प्यूबिस। दूसरा हमें पढ़ना होता है बच्चों इसमें वृहद बगोस्ट, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट होता है लघु बगोस्ट। चौथा भाग होता है भगशेफ, क्लाइटोरिस इसी को बोलते हैं बच्चों, मैंने हिंदी का नाम लिख दिया है। और लास्ट नंबर 5 हम पढ़ेंगे हाइमन। ये 5 संरचनाएं सम्मिलित रूप से बाह्य जननेंद्रिय। तो एक हमने पढ़ लिया है बच्चों जघन शैल। दूसरा हम बात करते हैं वृहद बगोस्ट, लेबिया मेजोरा। वृहद बगोस्ट, लेबिया मेजोरा, ये क्या होते हैं बच्चों? जो जघन शैल अभी हमने पढ़ा उसके ठीक नीचे स्थित एक जोड़ी अनुदैर्घ्य वलन होते हैं, त्वचा से बने होते हैं बच्चों। ये त्वचा से निर्मित एक जोड़ी अनुदैर्घ्य वलन होते हैं। त्वचा से निर्मित एक जोड़ी अनुदैर्घ्य वलन होते हैं जो वृहद बगोष्ठों के ठीक नीचे की स्थित रहते हैं। ये बच्चों लघु बगोष्ठों के बाहर की ओर स्थित रहते हैं और किशोरावस्था आने पर इनकी भी बाहरी सतह रोम युक्त हो जाती है बच्चों। इनकी बाहरी सतह भी कैसी हो जाती है? रोम युक्त। बाहरी सतह पर रोम डेवलप हो जाते हैं लेकिन किशोरावस्था आने पर। तो ये होते हैं बच्चों वृहद बगोष्ठ। एक विशेष पॉइंट इसके बारे में मैंने लिखवा रखा है नोट्स में, इसे पुरुषों के वृषण कोष के समजात माना जाता है। वृहद बगोष्ठों को पुरुष के वृषण कोष
के समजात माना जाता है। ये एक विशेष पॉइंट है। तो ये था बच्चों वृहत बगोष्ठ। इसके बाद अगला पॉइंट होता है वो है लघु बगोष्ठ। लघु बगोष्ठ लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा लघु बगोष्ठ। जैसे बच्चों वृहत बगोष्ठ होते हैं वैसे ही लघु बगोष्ठ होते हैं। ये भी एक जोड़ी अनुदैर्घ्य वलन है त्वचा से बने, लेकिन ये छोटे हैं, वृहत की तुलना में छोटे हैं, तभी तो इनका नाम लघु दिया गया है बच्चों। तो ये क्या होते हैं? एक जोड़ी छोटे अनुदैर्घ्य वलन होते हैं, त्वचा से बने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं और तुलनात्मक छोटे होते हैं। ये वृहत बगोष्ठों के अंदर की ओर स्थित रहते हैं। वृहत बगोष्ठों के अंदर की ओर स्थित रहते हैं बच्चों, और इनकी जो त्वचा होती है वो होती है रोम रहित। इसकी त्वचा पर रोम, हेयर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वर्णकित होती है बच्चों, पिगमेंटेड होती है। वर्णकित पिगमेंटेड होती है, अर्थात त्वचा का जो रंग है वो बाकी अन्य भागों की त्वचा की तुलना में ज़्यादा गहरा होता है। तो ऐसे होते हैं बच्चों लघु बगोष्ठ। एक रफ आइडिया मैं आपको बता दूं कि क्या स्थिति है। तो जो डायग्राम अभी हमने बताया था श्रोणि प्रजनन तंत्र का, उसमें सबसे ऊपर इस प्रकार से हम बनाते हैं मोन्स प्यूबिस। ये प्यूबिस अस्थि है बच्चों, और प्यूबिस अस्थि के ऊपर उभरा हुआ भाग ये कहलाता है मोन्स प्यूबिस, जगन सेल। और इस जगन सेल के नीचे की ओर त्वचा से बने एक जोड़ी अनुदैर्घ्य वलन होते हैं बच्चों। ये जो बाहर की तरफ मैंने वलन बना दिए हैं तुलनात्मक बड़े, इनका नाम है लेबिया मेजोरा, वृहत बगोष्ठ। और इन वृहत बगोष्ठों के अंदर की ओर बच्चों एक जोड़ी छोटे अनुदैर्घ्य वलन होते हैं, तुलनात्मक छोटे होते हैं। ये जो वृहत बगोष्ठों के अंदर की ओर हैं, इनको हम नाम देते हैं लघु बगोष्ठ, लेबिया माइनोरा। इस प्रकार की स्थिति होती है बच्चों इन बगोष्ठों की। ये हमारे शरीर की लंबाई के अनुदिश होते हैं, इसलिए हमने कहा अनुदैर्घ्य। ऊपर का उभरा हुआ भाग मोन्स प्यूबिस जगन सेल, ये उसके ठीक नीचे अनुदैर्घ्य वलन त्वचा से बने वृहत बगोष्ठ, और इसके अंदर की तरफ ये होते हैं लघु बगोष्ठ। बच्चों लघु बगोष्ठों के बीच का ये जो स्पेस है, जो अवकाश है, इसको हम नाम देते हैं प्रघाण। ये जो स्पेस होता है बच्चों, इसको हम नाम देंगे प्रघाण, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल प्रघाण। और इस प्रघाण भाग में बच्चों दो छिद्र अलग अलग छिद्रों के द्वारा खुलते हैं। एक तो यहां पर ऊपर की तरफ होता है मूत्र मार्ग। ये छिद्र तो क्या है बच्चों? ये तो है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग का छिद्र है बच्चों ये तो, जिसे उत्सर्जी छिद्र कहेंगे। और नीचे की तरफ होता है बच्चों योनि द्वार, योनि द्वार। इस छिद्र के द्वारा जो है योनि ओपन होती है। तो इस प्रकार से स्त्रियों में उत्सर्जित छिद्र और प्रजनन छिद्र जो है अलग अलग होते हैं। तो ये तीसरा भाग हमने पढ़ा है। बाह्य जननेंद्रिय में हम बात करें स्त्री प्रजनन तंत्र में, बाह्य जननेंद्रिय जो इन 5 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहली जगनशेल, दूसरी वृहत बगोष्ठ और तीसरी लघु बगोष्ठ। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं बगशेप और हाइमन।
ये जो बोर्ड पर लिखा आपको क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपके साथ आई कांटेक्ट बनाता हूँ बच्चों, तो मुझे लगता है वे वापस लाइट हो गया होगा। इसलिए मैं कम से कम कोशिश करता हूँ आपके साथ आई कांटेक्ट करने की। मैं बोलता हूँ, समझाता हूँ, बोर्ड पर लिखता हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों, अगला बाह्य जननेंद्रिय का भाग आता है, वो है बगशेफ। नंबर 4, बगशेफ, जिसको हम क्लाइटोरिस भी नाम देते हैं। बगशेफ क्लाइटोरिस क्या होता है और क्या पोजीशन है इसकी बच्चों? देखो, ये बच्चों एक छोटी अंगुली नुमा संरचना होती है। ये होती है छोटी और अंगुली नुमा संरचना। पाई कहाँ जाती है बच्चों? ये पाई जाती है दोनों लघु बगोष्ठों के अग्र मिलान बिंदु पर स्थित रहती है। समझेंगे स्थिति को? कहाँ पाई जाती है ये? दोनों लघु बगोष्ठों के अग्र मिलान बिंदु पर। बच्चों, ये बाहरी संरचना वृहद बगोष्ठ है, ये अंदर वाले लघु बगोष्ठ हैं। तो ये जो दोनों लघु बगोष्ठ हैं, इनका ये होता है अग्र मिलान बिंदु, ये वाला, ये इनका अग्र मिलान बिंदु है बच्चों। तो इस अग्र मिलान बिंदु पर इस प्रकार की एक अंगुली नुमा संरचना के रूप में होता है बच्चों क्लाइटोरिस। इस प्रकार की संरचना दोनों लघु बगोष्ठों के अग्र मिलान बिंदु पर, ये जो संरचना मैंने ड्रॉ की है बच्चों, इस संरचना का नाम होता है क्लाइटोरिस, बगशेफ। तो स्थिति मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। बगशेफ क्लाइटोरिस छोटी अंगुली नुमा संरचना है जो दोनों लघु बगोष्ठों के अग्र मिलान बिंदु पर स्थित रहती है। बच्चों, क्लाइटोरिस उत्थापनशील ऊतक से बना होता है। यह उत्थापनशील ऊतक से निर्मित होता है। उत्थापनशील ऊतक के बारे में मैंने प्रजनन तंत्र नर में बताया था आपको। ऐसा ऊतक जो शिथिल रहता है लेकिन लैंगिक उत्तेजना के समय कठोर हो जाता है, ऐसा ही ऊतक बगशेफ का होता है। ये बगशेफ स्त्रियों का एक ऐसी संरचना है जो उनमें लैंगिक उत्तेजना को प्रदर्शित करती है। तो मैथुन के समय, लैंगिक उत्तेजना के समय, ये बगशेफ शिश्न के जैसे, पेनिस के जैसे हार्ड हो जाता है, तो उत्थापनशील ऊतक होता है। इसीलिए बच्चों, बगशेफ को नर के पेनिस के समजात माना जाता है। नर जंतुओं में जिस प्रकार की संरचना पेनिस होता है, लगभग उसी से मिलती जुलती संरचना ये बगशेफ होता है। तो ये था बच्चों बगशेफ क्लाइटोरिस। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, वो है हाइमन। नंबर 5 सहायक बाह्य जननेंद्रिय के रूप में, और वो है हाइमन। देखो बच्चों, हाइमन क्या होता है? ये बहुत ही एक पतली झिल्ली है।
ये बहुत पतली झिल्ली होती है जो आंशिक रूप से योनि द्वार को ढकती है। ये बहुत ही पतली झिल्ली है जो आंशिक रूप से योनि द्वार को ढकती है। जैसे बच्चों ये योनि द्वार मैंने बताया आपको, यहाँ पर लघु बगोष्ठों के बीच में छिद्र है वेस्टिब्यूल, जहाँ पर मूत्र मार्ग का छिद्र और योनि द्वार पृथक पृथक होते हैं। तो ये अगर योनि द्वार हमने माना तो इस पर पाई जाने वाली एक पतली झिल्ली होती है, वो है हाइमन। जब हमने प्रजनन तंत्र का डायग्राम बनाया था तो उसमें इस प्रकार से योनि को ड्रॉ किया था बच्चों हमने, और ये छिद्र है योनि द्वार। तो योनि द्वार के ऊपर पाई जाने वाली एक पतली झिल्ली कहलाती है हाइमन, जिसके द्वारा योनि आंशिक रूप से ढकी रहती है। अब ये एक ऐसी पतली झिल्ली है बच्चों जो कई कारणों से टूट जाती है, फट जाती है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हाइमन प्रथम बार मैथुन क्रिया के दौरान फट सकती है। ऐसा हो जरूरी नहीं है, पर जनरली ऐसा माना जाता है कि जब पहली बार कोई स्त्री मैथुन क्रिया प्रदर्शित करती है तो हाइमन टूट जाती है, फट जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य घटनाएं भी होती हैं जिसकी वजह से हाइमन फट सकती है, जैसे घुड़सवारी करने से, साइकिल चलाने से, तेज दौड़ने या कूदने से, रस्सी कूदने से। इसके अलावा एक उपकरण होता है बच्चों टैम्पोन, एक नाम लिख रहा हूं मैं, टैम्पोन। ये एक उपकरण है जिसके द्वारा वेजाइना को फैलाया जाता है। सर्जिकल वेजाइना में कोई ड्रेसिंग करनी है, कोई घाव हो गया तो उसको साफ करना है, तो इसके लिए वेजाइना को फैलाया जाता है। तो वेजाइना को फैलाने के लिए वेजाइना में टैम्पोन उपकरण को प्रवेश कराया जाता है। तो टैम्पोन उपकरण को प्रवेश कराने पर भी ये जो है हाइमन वो टूट सकती है। तो हाइमन ना केवल मैथुन क्रिया के दौरान फटती है बल्कि ये अन्य क्रियाओं के कारण भी फट सकती है, जैसे घुड़सवारी करने, दौड़ने, कूदने, टैम्पोन प्रवेश कराने आदि से। इसलिए बच्चों हाइमन के होने या होने को हम कौमार्यता का सूचक नहीं मानते हैं। एक शब्द लिखा है बच्चों मैंने, कौमार्यता, वर्जिनिटी। कौमार्यता, वर्जिनिटी। तो हाइमन के होने या ना होने को हम कौमार्यता का वास्तविक सूचक नहीं मानते हैं, वर्जिनिटी का वास्तविक सूचक नहीं मानते। क्या होता है वर्जिनिटी, कौमार्यता? ऐसी कोई स्त्री जिसने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, कभी मैथुन क्रिया प्रदर्शित नहीं की हो, ऐसी स्त्री कौमार्य, वर्जिन कहलाती है बच्चों। जिस स्त्री ने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए हो या मैथुन क्रिया प्रदर्शित नहीं की हो, तो ऐसी स्त्री को हम कहते हैं कौमार्य, वर्जिन। और कौमार्य होने या ना होने की जो अंदाजा लगाया जाता था वो पहले हाइमन के कारण लगाया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर किसी महिला में हाइमन है इसका मतलब वो कौमार्य है, नहीं है तो वो कौमार्य नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइमन ना केवल मैथुन क्रिया के दौरान फटती है बल्कि अन्य घटनाओं से भी फट सकती है। इसलिए इसके होने या ना होने को हम कौमार्यता, वर्जिनिटी का वास्तविक सूचक नहीं मान सकते हैं। ये था टॉपिक बच्चों, स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग बाह्य जननेंद्रिय, जो इस प्रकार से 5 संरचनाओं जगनशैल, वृहत बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ, बगशेप और हाइमन से मिलकर बना होता है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं स्त्री की सहायक जनन ग्रंथि।
तो बच्चों स्त्री प्रजनन तंत्र का जो अगला बिंदु है वो है सहायक जनन ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जो स्त्री प्रजनन में सहायता करती है वो सहायक जनन ग्रंथि। और बच्चों स्त्रियों में केवल एक ही सहायक जनन ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। पुरुषों में तो हमने पढ़ा था 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो प्रजनन में सहायता करती हैं, और स्त्रियों में केवल एक ग्रंथि है, वो है बार्थोलिन ग्लैंड। स्थिति और कार्य की बात करेंगे तो बच्चों ये एक जोड़ी छोटी ग्रंथियां होती हैं। एक जोड़ी छोटी ग्रंथियां होती हैं, पाई कहां जाती हैं? योनि द्वार के पार्श्व में दोनों ओर स्थित रहती हैं। योनि द्वार के पार्श्व में दोनों ओर स्थित रहती हैं। इस प्रकार से होती हैं बच्चों, जैसे योनि है, ऊपर ये गर्भाशय से संपर्क में रहती है बच्चों, और ये जो छिद्र है वो है योनि द्वार। इस छिद्र को हम नाम देते हैं योनि द्वार। इस योनि द्वार के पार्श्व में दोनों तरफ लैटरल साइड में एक एक छोटी ग्रंथि होती हैं जिनको हम नाम देते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। कार्य क्या होता है बच्चों इन ग्रंथियों का? इनके द्वारा एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का स्त्रवण किया जाता है। ये ग्रंथियां क्षारीय और चिकने द्रव का स्त्रवण करती हैं बच्चों। और ये द्रव क्या काम करता है? ये द्रव योनि को चिकनाई प्रदान करता है। मतलब मैथुन क्रिया के दौरान योनि को घर्षण से बचाता है ये द्रव। तो बार्थोलिन ग्रंथि का जो स्त्राव है वो योनि का स्नेहन करता है, योनि का लुब्रिकेशन करता है, योनि को चिकनाई प्रदान करता है, अर्थात मैथुन क्रिया के दौरान योनि को घर्षण से बचाता है। ये इसका कार्य है बच्चों। ऐसा ही एक कार्य हमने नर की ग्रंथि का भी पढ़ा था नर में, और वो कौन सी थी? वो थी बच्चों काउपर ग्रंथि। नर प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथि पाई जाती है काउपर ग्रंथि। और वो काउपर ग्रंथि क्या काम करती है? क्षारीय और चिकना द्रव बनाती है जो शिश्न पेनिस को चिकनाई प्रदान करता है, पेनिस को घर्षण से बचाता है। तो बच्चों जैसा कार्य स्त्रियों में बार्थोलिन ग्रंथि कर रही है, सेम टू सेम कार्य पुरुषों में काउपर ग्रंथि करती है। तो हम कह सकते हैं कि बार्थोलिन ग्रंथि, हम कह सकते हैं कि बार्थोलिन ग्रंथि पुरुषों की काउपर ग्रंथि के समवर्ती होती है। समवर्ती, एनालोगस। आप पढ़ेंगे बच्चों इवोल्यूशन में एक शब्द आएगा समजात, एक आएगा समवर्ती। जो संरचनाएं, जो अंग संरचनाएं संरचना के आधार पर समान होते हैं वो आपस में समजात होती हैं, और जो कार्य के आधार पर समान होते हैं वो समवर्ती होती हैं। तो स्त्रियों की बार्थोलिन ग्रंथि पुरुषों की काउपर ग्रंथि के समवर्ती होती है, अर्थात इन दोनों के कार्य एक जैसे हैं। जो काम स्त्री में बार्थोलिन ग्रंथि करती है वो ही काम पुरुषों में काउपर ग्रंथि करती है। तो ये था बच्चों स्त्री प्रजनन तंत्र में बार्थोलिन ग्रंथि। इसके बाद बच्चों एक लास्ट पॉइंट बचता है स्त्री प्रजनन तंत्र में, वो है स्तन या ब्रेस्ट। उसको हम